वेलकम बैक भाइयों। पुराना चैनल कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया, इसलिए सारे पुराने एपिसोड टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे। वे उसे वह जादुई कठपुतली पहले ही ला चुके थे जो उसने मंगवाई थी। लग रहा था कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। लक्ष्य मुस्कुराया और कहा, चलो गति बढ़ाते हैं। मुझे देखना है कि जादुई कठपुतली कैसा प्रदर्शन करती है। एक बार जब वह अपनी संपत्ति पर लौटा तो लक्ष्य का स्वागत पूर्वी खाड़ी उच्च जादू एकेडमी से दो परिचित चेहरों ने किया। पहला उसका अच्छा दोस्त इलियड था, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था। दूसरी रायलाई थी, प्यारी लड़की जो उसकी शिष्या थी। इलियड लक्ष्य को देखते ही उसके पास आने वाला था, लेकिन विशाल बाग को देखकर वह चौंका और रुक गया। दोरियास ने यह देखकर भौहें चढ़ाईं। कितना डरपोक, उसने उपहास किया। एक बार जब लक्ष्य उसकी पीठ से उतर गया तो दोरियास ने तब अपना सिर ऊंचा और गर्व से उठाया और अपने शेड की ओर गर्व से चला गया। खैर, आज बहुत सारे अजनबी थे, इसलिए उसे उन्हें प्रभावित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इस बीच लक्ष्य एक बड़ी मुस्कान के साथ इलियड के पास पहुंचा। तुम्हें इस बार मुझसे मिलने का समय कैसे मिला? लक्ष्य ने पूछा, इलियड की पीठ थपथपाते हुए। इलियड जादू का अध्ययन करने के लिए वापस लौटने के लिए बहुत प्रेरित हुआ था जब उसने सुना कि लक्ष्य ने एक 9वें स्तर के मंत्र के साथ दानव तारविस को हरा दिया था। एक बार जब वह एकेडमी वापस लौटा तो इलियड ने उसी जुनूनी एकाग्रता के साथ अध्ययन करना शुरू कर दिया जो लक्ष्य ने अतीत में दिखाया था। इलियड ने जवाब में हंसा और अपने बगल में विशाल जादुई कठपुतली की ओर इशारा किया और रायलाई को खींच लिया। मैंने सुना कि तुमने एकेडमी से इस बड़े आदमी को ऑर्डर करने में 15,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं, इलियड ने कहा। तो मैं यह देखने आया हूं कि तुम्हें अपने पैसे का मूल्य मिला या नहीं। इसके अलावा रायलाई अपने ट्यूटर को देखना चाहती थी, तो मैं उसे भी अपने साथ ले आया। रायलाई आगे बढ़ी और लक्ष्य को सम्मानपूर्वक नमन किया। लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसने मूल रूप से अपनी शिष्या को अपने दम पर अध्ययन करने दिया था और इस दौरान उसे हेरेरा को सौंप दिया था। उसे अचानक उसे नजरअंदाज करने का दोषी महसूस हुआ। तुम कुछ महीनों के लिए यहीं क्यों नहीं रहते? लक्ष्य ने रायलाई को धीरे से सिर थपथपाते हुए सुझाव दिया। मैं अब अपनी संपत्ति बना रहा हूं, तो तुम्हारे देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। हां, ट्यूटर, रायलाई ने उत्तर दिया। उसे चिंता थी कि उसकी यात्रा उसके ट्यूटर के समय में दखल देगी, लेकिन अब जब उसने उसके होठों से सुना कि उसके आगमन का स्वागत है तो उसके मन से सारी चिंताएं गायब हो गईं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम अब जगह का पता लगा सकती हो, लक्ष्य ने लड़की के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। रायलाई तब झुलसी हुई पहाड़ी शिविर में घूमने लगी। यहां देखने के लिए बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं, रायलाई ने उत्साह से सोचा, जैसे कि वह विशाल बात करने वाली बिल्ली, उदाहरण के लिए। कितना मजेदार प्राणी। इलियड ने झुलसी हुई पहाड़ी के चारों ओर देखा और लक्ष्य की ओर मुड़ा। तुम वाकई अब एक जमींदार स्वामी बन गए हो, उसने ईमानदारी से कहा, और तुम मेरी ही उम्र के हो, फिर भी तुम मुझसे कहीं ज्यादा परिपक्व और कहीं ज्यादा करिश्माई लगते हो। ये तो बस ऊपरी बातें हैं, हालांकि, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इनका सब कुछ मतलब नहीं है। चलो हल चलाने वाली जादुई कठपुतली को देखने चलते हैं। दोनों तब जादुई कठपुतली के पास गए और लक्ष्य ने उसके चारों ओर घूमते हुए हर विवरण को ध्यान से देखा। जादुई कठपुतली लगभग 15 फुट लंबी थी और एक मानवीय ऊपरी शरीर था, जबकि दो विशाल लोहे के हल उसके निचले शरीर का निर्माण करते थे। उसका पूरा शरीर जादू विरोधी मिट्टी से बना था और ऐसा लग रहा था जैसे वह सिरेमिक का बना हो। उसकी त्वचा की पूरी सतह जादुई प्रतीकों से ढकी हुई थी, जबकि उसकी छाती के बीच में एक बड़ा जादुई क्रिस्टल पड़ा था। यह उसका माना कोर था। लक्ष्य ने जादुई कठपुतली के हर विवरण की जांच सुनिश्चित की। वह कभी कभी सिर हिलाता था और कभी कभी जादुई कठपुतली का निरीक्षण करते हुए अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ता था। यह मूल रूप से उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता था, लेकिन इसमें जो कलात्मकता थी वह उतनी नाजुक नहीं थी जितनी उसे उम्मीद थी। अपने पूर्णतावादी स्वभाव के कारण लक्ष्य इससे थोड़ा निराश था, लेकिन फिर वह जानता था कि इस तरह की काम करने वाली जादुई कठपुतली को
अपनी संरचना में सही होने की आवश्यकता नहीं है। उसने इस छोटी सी शिकायत को आवाज न देने का फैसला किया। इस बीच जादुई कठपुतली की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार जादूगर का शिष्य घबराकर खड़ा था। यह हल चलाने वाली जादुई कठपुतली मिट्टी में 5 फुट गहरी जुताई कर सकती है, उसने समझाना शुरू किया। जब तक इसे लगातार माना की आपूर्ति की जाती है, तब तक यह कम से कम 1 साल तक 24 घंटे बिना रुके काम कर पाएगा। यह कितनी कुशल है? लक्ष्य ने पूछा। फेडे जंगल के मामले में, उसने उत्तर दिया, यदि यह एक सपाट मैदान में काम कर रहा है तो यह 24 घंटे में 100 एकड़ भूमि की जुताई कर सकता है। यदि यह एक ढलान वाले क्षेत्र में काम कर रहा है तो यह प्रतिदिन 80 एकड़ से अधिक का प्रबंधन करेगा। 24 घंटे में 100 एकड़, इसका मतलब 1 महीने में 3000 एकड़ और प्रतिवर्ष 36,000 एकड़। यह अच्छा लग रहा था, लेकिन फेडे जंगल की विशालता के कारण यह अभी भी बहुत धीमा होगा। लक्ष्य ने जादुई कठपुतली को रखने और यह देखने का फैसला किया कि यह कैसे काम करता है। यदि वह उसके काम से संतुष्ट होता तो वह ऐसे कुछ और ऑर्डर करता। यह मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसने अंततः शिष्य से कहा। कृपया मेरे धन्यवाद मास्टर वेस्मुलर को भेजें। उन्होंने मेरे लिए एक बड़ी समस्या हल कर दी है। अपने माना और अपने पहनावे को देखते हुए लग रहा था कि वह व्यक्ति एक मध्यम स्तर का शिष्य और एकेडमी में एक महत्वहीन व्यक्ति था। जैसे ही उसने लक्ष्य का जवाब सुना, शिष्य ने तब लक्ष्य को एक सम्मानजनक जादूगर का झुकना दिया। हमें आपकी मदद करके खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है, मास्टर जादूगर लक्ष्य, उसने कहा। चूंकि आप जादुई कठपुतली से संतुष्ट हैं, तो मुझे क्षमा करें और एकेडमी वापस लौटना होगा। रुको, लक्ष्य ने जल्दी से जवाब दिया। मैं अपनी संपत्ति पर एक बड़ा जादूगर का टावर बनाने की योजना बना रहा हूं। मैंने आवश्यक सभी सोने के सिक्के भी तैयार कर लिए हैं। कृपया यह खबर पूर्वी खाड़ी उच्च जादू एकेडमी वापस ले जाए। हालांकि पुराने लिचवेंस ने उसे अपने जादूगर का टावर बनाने के लिए हाई एल्व्स की मदद लेने की सलाह दी थी, लक्ष्य को इस संबंध में उससे असहमत होना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वेंस ने समस्या को विशुद्ध रूप से एक विद्वान के दृष्टिकोण से देखा था, जबकि लक्ष्य अब केवल एक जादूगर नहीं था बल्कि एक जागीरदार स्वामी भी था। चूंकि उसे पूर्वी खाड़ी उच्च जादू एकेडमी में प्रशिक्षित किया गया था और उसने वहीं अपनी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हासिल की थी और भविष्य के डीन के लिए एक उम्मीदवार भी माना जाता था, वह अपना जादूगर का टावर बनाते समय किसी और की मदद नहीं ले सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो ऐसा होगा जैसे उसने एकेडमी से अपने संबंध तोड़ दिए हों। इतना ही नहीं, उसके और एकेडमी के बीच का रिश्ता तब बिगड़ सकता था। लक्ष्य पूर्वी खाड़ी उच्च जादू एकेडमी जैसे शक्तिशाली सहयोगी को खो नहीं सकता था। फिर भी सच कहूं तो हाई एल्व्स वास्तव में जादू की गहरी समझ रखते थे और उनके कौशल जादूगर का टावर बनाने में वास्तव में अमूल्य थे। तो लक्ष्य को क्या करना चाहिए? लक्ष्य ने सोचा कि उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि पूर्वी खाड़ी उच्च जादू एकेडमी को बड़े जादूगर का टावर की मुख्य संरचना बनाने में मदद करने दे, लेकिन भविष्य के विस्तार और उन्नयन के लिए बहुत जगह छोड़ दे। फिर एक दिन वह हाई एल्व्स की मदद लेने का अवसर पाएगा ताकि वह अपने जादूगर का टावर को संशोधित कर सके। एक बुद्धिमान स्वामी यही करता। इस बीच जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि लक्ष्य एक जादूगर का टावर बनाने जा रहा है और वह भी एक बड़ा, शिष्य की आंखों में ईर्ष्या और प्रशंसा चमक उठी, जबकि इलियड ने भी अपने दोस्त की उपलब्धि के लिए गहरा सम्मान दिखाया। अपनी खुद की बड़े पैमाने पर जादूगर का टावर बनाना किसी भी जादूगर का सबसे ऊंचा सपना था। चिंता मत करो मास्टर जादूगर लक्ष्य, शिष्य ने कहा, मैं यह खबर तुरंत एकेडमी वापस ले जाऊंगा। अच्छा, लक्ष्य ने उत्तर दिया, यह तुम्हारा इनाम है। लक्ष्य ने तब शिष्य को एक सिक्कों का थैला सौंप दिया। शिष्य ने थैला लेते ही जान लिया कि उसमें कम से कम 20 सोने के सिक्के थे। यह 1 महीने तक जादूगर के टावर में कड़ी मेहनत करने से भी ज्यादा था। उसने सबसे खुश दिल से लक्ष्य को धन्यवाद दिया और तुरंत पूर्वी खाड़ी उच्च जादू एकेडमी वापस चला गया। जादूगर कारिडो को बताना कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, लक्ष्य ने पास के एक गार्ड को आदेश दिया। हाँ मेरे प्रभु, गार्ड ने कहा। फिर वह तुरंत मुड़ा और जादूगर को लाने के लिए दौड़ा। जल्द ही कारिडो आ गया। यह हल चलाने वाली जादुई कठपुतली है,
लक्ष्य ने कारिडो को जादुई कठपुतली की ओर इशारा करते हुए बताया। यह जमीन में 5 फुट गहरी जुताई कर सकती है और इसका संचालन बहुत सरल है। इसे झुलसी हुई पहाड़ी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान पर ले जाओ और देखो कि यह कितनी कुशल है। हाँ मेरे प्रभु, कारिडो ने उत्तर दिया। उसने जादुई कठपुतली के सामान्य संचालन को समझने के लिए एक बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया। फिर उसने उसे सक्रिय किया और उसे दूर ले गया। तभी लक्ष्य इतना स्वतंत्र हुआ कि वह इलियड से बात कर सके, जो उसके बगल में उसका इंतजार कर रहा था। मुझे इंतजार कराने के लिए माफ करना, उसने कहा। चलो अंदर चलते हैं। कोई बात नहीं लक्ष्य, इलियड ने उत्तर दिया। तुम एकेडमी में भी हमेशा व्यस्त रहते थे, मुझे इसकी आदत है। दोनों तब स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हुए लकड़ी के केबिन में चले गए। अचानक इलियड ने एक गहरे बालों वाली महिला को केबिन से बाहर आते हुए देखा, जिसमें एक आकर्षक आभा थी। वह महिला कौन है? उसने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। सेलेना लक्ष्य की शिष्या होने का दिखावा करते हुए यहीं रुकी थी। फिर भी उसकी अनूठी आभा और स्वभाव ने स्वाभाविक रूप से उसे अन्य लोगों से अलग कर दिया। इसलिए जैसे ही वह दिखाई दी, उसे तुरंत नोटिस किया गया। यह देखते हुए कि सेलेना ने अपना छलावा पेंडेंट पहना हुआ था, लक्ष्य को चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि इलियड सेलेना के बारे में कुछ अजीब नोटिस कर सकता है। उसका नाम सेलेना फ्लैंडर है, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मेरी एक अच्छी दोस्त है और वह मेरे साथ जादू सीखने के लिए यहां रह रही है। एक अच्छी तुम्हारी दोस्त? इलियड ने भ्रमित होकर कहा। उसने तब लक्ष्य की आंखों में चमक देखी और भी हैरान हुआ। उसने हमेशा सोचा था कि उसके दोस्त को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। पता चला कि उसे बस सही व्यक्ति कभी मिला ही नहीं था। अब मैं समझा, लक्ष्य, उसने अच्छे स्वभाव वाली हंसी के साथ उत्तर दिया। उसने कुछ और नहीं कहा और हमेशा की तरह लक्ष्य से जादू के बारे में बात करना जारी रखा। एक बार जब वे केबिन के अंदर गए तो इलियड ने अपनी जादुई नोटबुक निकाली और लक्ष्य से उन प्रश्नों और समस्याओं के बारे में सलाह ली जिनका उसे हाल ही में सामना हुआ था। लक्ष्य ने हमेशा की तरह अपने उत्तर और मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से दिए और इलियड ने अपनी चर्चा से बहुत लाभ उठाया। समय तेजी से बीत गया और दोनों जादूगरों ने धीरे धीरे अपनी चर्चा का विषय जादू से बदलकर नॉर्टन साम्राज्य के उत्तर में युद्ध पर कर दिया। लक्ष्य को इस विषय पर इलियड जितना नहीं पता था, इसलिए वह मूल रूप से बस सुन रहा था, जबकि इलियड ज्यादातर समय बोल रहा था। ऐसा लगता है कि युद्ध एक गतिरोध में आ गया है, इलियड ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? लक्ष्य ने उत्सुकता से पूछा। वह इस दौरान अपने मामलों में व्यस्त था कि उसे उत्तर में क्या हो रहा था, इसके बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी थी। इलियड ने निगला और जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली। वह युद्ध के बारे में थोड़ा ज्यादा चिंतित लग रहा था। हाल ही में 2 बड़ी लड़ाइयां हुई और वे दोनों हिंसक और भयानक थीं, इलियड ने शुरू किया। कहा जाता है कि 20,000 योद्धा उन लड़ाइयों में मारे गए थे। कुछ युद्ध जादूगरों को भी गंभीर चोटें आई थीं। कई ने तो अपने अंग भी खो दिए थे। उनमें से कुछ एकेडमी वापस लौटे और मैं उनसे मिलने गया था। उनमें से कई ने अपने पैर और हाथ खो दिए और उनमें से एक की ठोड़ी कट गई थी। उन्होंने कहा कि यह इसलिए था क्योंकि डार्क एल्फ हत्यारे जादूगर का गला काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह भाग्यशाली था कि समय रहते अपना सिर झुका लिया और अपनी जान बचा ली। कितना क्रूर! इलियड ने बार बार सिर हिलाया। उसका चेहरा सहानुभूति और खेद से भरा हुआ था। अपनी उत्कृष्ट जादुई प्रतिभाओं के कारण इलियड को अपनी सैन्य सेवा से राहत मिली और वह एकेडमी में जादू सीखने पर ध्यान केंद्रित कर पाया। हालांकि वह इसके लिए आभारी था, लेकिन उसे यह दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सका कि वह सुरक्षा में छिपा हुआ था, जबकि राज्य युद्ध में था। उस भावना से निपटने के लिए वह उस अपराध बोध को दूर करने के लिए अपने अध्ययन में और भी जुनूनी रूप से डूब गया। 20,000 योद्धाओं की मौत और उससे भी ज्यादा घायल, लक्ष्य ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य युद्ध हार रहा है? ठीक नहीं, इलियड ने उत्तर दिया। यह ज्यादा एक आपसी हार है। डार्क एल्व्स को भी गंभीर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका प्रतिरोध अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र हो गया था। हर लड़ाई भयंकर और कठोरता से लड़ी गई थी,
कि अनगिनत जानें चली गईं और उत्तर की ओर हर मील की प्रगति के साथ और भी खून बहा। उसके बाद दोनों दोस्त थोड़ी देर के लिए गहरी चुप्पी में डूब गए। शायद राजा बहुत आगे निकल गया है, लक्ष्य ने अंततः कहा। अब सबसे अच्छी बात यह होगी कि रक्षा पंक्ति को स्थिर और मजबूत किया जाए। हमें अब उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जबकि यह सच है, इलियड ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अब जब खून बहाया गया है तो हर किसी के मन में एक बात है, और वह है मारना। गेंद लुढ़कने लगी है और इसे रोकना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि सेना डार्क एल्व्स को वापस उस अंधेरे भूमि में खदेड़ने के विचार से ग्रस्त है जहां से वे आए थे। रोकने के किसी भी सुझाव को तुरंत चुप करा दिया जाएगा। बोलने के बाद इलियड गहरे दुख में डूब गया। तुमने हाल ही में गरम झरने के शहर में चीजें कैसी हैं, लक्ष्य नहीं देखा है, उसने कहा। जब मैं वहां था तो मैंने देखा कि शहरवासियों को पिछली लड़ाइयों में मिली जीत से कैसे उत्तेजित किया गया था कि वे हाल की असफलताओं से चकित थे। अब वे केवल बदला चाहते थे। ईमानदारी से कहूं लक्ष्य, मैं वास्तव में डर गया हूं। लोग क्रोध से अंधे हो गए थे और अब केवल और खून बहाना चाहते थे। यह सबसे डरावनी बात है जो तब हो सकती है जब एक राज्य युद्ध में जाता है। एक बार जब लोग दुश्मन का खून बहाने के अलावा कुछ नहीं चाहते थे तो चीजें उस बिंदु तक पहुंच सकती थीं जहां वे तब तक लड़ेंगे जब तक उनके दुश्मन मर नहीं जाते या जब तक वे खुद मर नहीं जाते। जब एक राज्य इस बिंदु पर पहुंच जाता है तो लोग इतने कट्टर हो जाते हैं कि वे खुद को बचाने के लिए एक कदम पीछे हटने की बुद्धिमत्ता को भूल जाते हैं। इससे दुश्मन के लिए दरारों के माध्यम से घुसना बहुत आसान हो जाएगा और इस बात की उच्च संभावना होगी कि पूरा राज्य ढह जाएगा। इस संबंध में लक्ष्य ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। शाही सेना अभिजात वर्ग से बनी थी और एक निश्चित कुलीन घराने ने जितनी अधिक सैन्य शक्ति प्रदान की उतनी ही अधिक शक्ति उनके पास थी। लक्ष्य के पास अभी बहुत कम शक्ति थी। इसके अलावा उसने उत्तर में युद्ध में ज्यादा योगदान नहीं दिया था, इसलिए उसे मूल रूप से इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वह अब केवल अपनी और अपनी टुकड़ी की ताकत विकसित कर सकता था। चलो अब इसके बारे में और बात नहीं करते हैं, लक्ष्य ने कहा। तुम कुछ दिनों के लिए यहां क्यों नहीं रहते? हमें अभी भी बहुत कुछ बात करनी है। लक्ष्य अब पूर्वी खाड़ी उच्च जादू एकेडमी का गौरव था, इसलिए स्वाभाविक रूप से एकेडमी उसके मामले को अपनी प्राथमिकता देगी। यही कारण था कि केवल 4 दिनों बाद एकेडमी ने झुलसी हुई पहाड़ी में एक जादूगर का टॉवर निर्माण टीम भेजी, जिसमें 2 मास्टर जादूगर, 8 उच्च स्तरीय जादूगर और 25 मध्यम स्तरीय जादूगर शामिल थे। इस प्रकार लक्ष्य के जादूगर का टॉवर का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू हुआ। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश से फर्ड जंगल एंड बहुत कीचड़ भरा हो गया था। जादूगर गठबंधन से आई एक गाड़ी उस कीचड़ भरी सड़क पर डगमगाते हुए चल रही थी। हवा के जादू से मिलने वाली स्थिरता भी यात्रा की उथल पुथल को पूरी तरह से रोक नहीं पा रही थी। रास्ते में कई जादूगर जो शारीरिक रूप से कमजोर थे या जिन्हें सफर में उल्टी की दिक्कत थी, वे बेचैनी से उल्टी कर रहे थे। यह सिलसिला पूरे 2 दिन तक चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार उनका ठिकाना नजर आया। सबने चैन की सांस ली। पहली गाड़ी में मास्टर चांस ग्रेंसी और मास्टर फर्डिनेंड बैठे थे। 6 सदस्यों की परिषद में ये दोनों सबसे कम उम्र के थे। मास्टर चांस ग्रेंसी 58 साल के थे और मास्टर फर्डिनेंड 54 साल के थे। उन्हें अपने समय के धुरंधर माना जाता था और उन्होंने काफी कम उम्र में मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया था। फिर भी यह यात्रा उनके लिए भी बहुत कष्टदायक रही थी। गाड़ी की खिड़की से बंजर कैंप को देखते हुए ग्रेंसियर ने आह भरी। मुझे लगता है कि राजा को लक्ष्यस को यह इलाका नहीं देना चाहिए था। एक उपाधि काफी होती। उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को तो जादूगर गठबंधन में रहकर अपनी सारी ऊर्जा जादू के शोध में लगानी चाहिए। फर्डिनेंड का स्वभाव अधिक हंसमुख और खुले विचारों वाला था। वह हंसकर बोला, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे यह देखकर हैरानी हो रही है कि इस जमीन पर कितने पत्थर हैं। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं। ग्रेंसी ने उस बंजर जमीन को घूर कर देखा जहां घास भी नहीं उग पा रही थी
और फिर से शिकायत की, यह मेरी इस जमीन पर पहली और आखिरी यात्रा होगी। अगर उसे दोबारा यहां आना पड़ता तो शायद वह इस उथल पुथल भरी यात्रा में बच नहीं पाता। फर्डिनेंड मुस्कुराया और बोला, बूढ़े, हम जल्द ही कैंप में पहुंच जाएंगे। जब हम चार लक्ष्यन से मिलें तो अपनी जुबान पर काबू रखना। जब वह अपने उत्साह के शिखर पर है तो उसे नीचा मत दिखाना। असहज यात्रा से ग्रेंसिनॉन का गुस्सा बहुत बढ़ गया था और उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मैं कुछ क्यों नहीं कह सकता। मैं न सिर्फ इस बंजर जमीन पर टिप्पणी करूंगा बल्कि उसे जादूगर गठबंधन ना वापस लौटने के लिए भी मनाऊंगा। इस नरक जैसी जगह पर रहना उसकी प्रतिभा की पूरी बर्बादी होगी। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वही करो। फर्डिनेंड अच्छी तरह जानता था कि उसका दोस्त कितना जिद्दी है और उसे शांत होने के लिए छोड़ दिया। गाड़ी के पहिए कंकड़ पर खड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक ही जैसी लय में गाड़ियां झुलसे हुए टीले मासे में घुस गईं। लक्ष्यफन के आदेश पर झुलसे हुए टीले मास के अंदर की सड़कों को ठीक करके चिकना कर दिया गया था, इसलिए यात्रा करना बहुत अधिक आरामदायक हो गया था। जैसे ही गाड़ी इलाके में घुसी, कई लोग जादूगरों की सेना का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए। उनमें लक्ष्यसबा, जो अंज्वाला नियंत्रक जादूगर का वस्त्रमण पहने हुए था, वह सबसे अलग दिख रहा था। रायलाई और इलियाड उसके बगल में खड़े थे, जबकि जैकर, आलुसी, गिल्डन, गैरिडो और बाकी भाड़े के सैनिकों का समूह उनके पीछे कतार में खड़ा था। गाड़ीवान ने गाड़ी को रोका और जादूगर कमजोर हालत में गाड़ी से बाहर निकले। उतरने से पहले ग्रेंसीमास ने फुसफुसाया, देखो, वह अभी भी उन अशिष्ट भाड़े के सैनिकों के साथ घूम रहा है। यह कितना असभ्य है। फर्डिनेंड कुछ नहीं बोला, हालांकि वह जानता था कि ग्रेंसीमास दिल से एक दयालु और परवाह करने वाला इंसान है, लेकिन ग्रेंसीमास अपनी जुबान पर लगाम नहीं रख पाता था। वह अक्सर बिना सोचे समझे ही दिल दुखाने वाली बातें कह देता था। इसे कुछ लोग ईमानदार और सच्चा मान सकते थे, लेकिन दूसरों के लिए यह अपमानजनक भी हो सकता था। गाड़ी से उतरने पर ग्रेंसीमास ने इस जमीन के बारे में अपनी नकारात्मक भावनाओं को रोकने की कोशिश की और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने का दिखावा किया। 6 सदस्यों की परिषद के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में ग्रेंसीमास ने टुकड़ी का नेतृत्व किया और लक्ष्यमोट की तरफ चला। फिर उसने एक अनिच्छुक भाव के साथ कहा, लक्ष्यफ, यह जगह बहुत बंजर है। मैंने यह भी सुना है कि यहाँ का मौसम बहुत खराब है। इस बंजर भूमि से एक अच्छा इलाका बनाने में कितना समय लगेगा? वह फिर भी अपनी बात को पूरी तरह रोक नहीं पाया, हालांकि उसने अपनी टोन को काफी कम कर दिया था। लक्ष्यमन ने माफी भरी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। मास्टर फर्डिनेंड और मास्टर बीस ग्रेंसी, यह एक कठिन यात्रा रही होगी। मैंने एक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है जो अगले साल तक किंगले नाम से जुड़ जाएगी। आइए, मैंने आप दोनों के आराम के लिए एक जगह तैयार की है। उबड़ खाबड़ सड़क पर यात्रा करना 2 बूढ़े गुरुओं के लिए एक भयानक अनुभव रहा होगा। इसलिए लक्ष्यमन ने सोचा कि शुरुआत में उनके लिए नकारात्मक बातें कहना स्वाभाविक था। फिर वह मुड़ा और जादूगरों को उन लकड़ी के घरों में उसका पीछा करने का इशारा किया जिन्हें उन्होंने इन कुछ दिनों में जल्दी से बनाया था। रास्ते में फर्डिनेंड लक्ष्यमान की तरफ चला और पूछा, डीन ने बताया था कि तुम जादुई टावर का उपयोग करके मौसम बदलना चाहते हो। क्या तुम्हें कोई दूसरा तरीका मिल गया है? लक्ष्यमान ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे तूफान प्रभुनंद के बारे में बोलने की अनुमति नहीं थी। फिर उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसके पास कोई हल न हो और कहा, मुझे भी कोई अंदाज नहीं है। हालांकि इन कुछ दिनों में मौसम शानदार रहा है। कल तो वसंत की बारिश भी हुई थी। मुझे लगता है कि यहाँ के खराब मौसम को लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है। यह वास्तव में उतना बुरा नहीं है जितना कोई सोचता है। ओह, यह तो अच्छी खबर है। फर्डिनेंड को वैसे भी स्थिति की अच्छी समझ नहीं थी और उसने सीधे लक्ष्यन पर विश्वास करने का फैसला किया। जल्द ही वे लकड़ी के घरों में पहुंचे। लकड़ी के घरों का बाहरी हिस्सा बहुत ही साधारण था। हालांकि सब कुछ बिल्कुल नया था, लेकिन रहने की स्थिति उन जादुई टावरों से बहुत दूर थी जिनकी जादूगरों को आदत थी। लक्ष्य यह अच्छी तरह जानता था और उसे और भी बुरा लगा। रहने की जगह बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मैंने हर कमरे में एक तापमान को स्थिर रखने वाला जादुई घेरा लगा दिया है।
मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि कमरा साफ रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बुरा नहीं मानेंगे। टूटे फूटे लकड़ी के घर को देखकर ग्रेंसीट को और भी बुरा लगा। हालांकि वह जानता था कि यह कोई आराम करने वाली यात्रा नहीं थी। उसने बस असंतोषजनक रहने की स्थिति को सहन किया। फर्डिनेंड अपने स्वभाव के अनुसार बस हंस दिया। यह पहले से ही शानदार है, मैं संतुष्ट हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके आसपास के जादूगरों ने लकड़ी के घरों के बारे में अपनी राय होने के बावजूद अपनी राय नहीं दी। और तो और वे अपनी रहने की स्थिति को बदल भी नहीं सकते थे। सभी लोग कमरे में आराम करने चले गए क्योंकि वे परेशान करने वाली यात्रा से बहुत थक गए थे। मास्टर ग्रेंसी और मास्टर फर्डिनेंड को एक अलग लकड़ी का घर दिया गया। यह शायद पूरे कैंप में सबसे अच्छी इमारत थी। इसमें 2 मंजिलें थीं और यह 210 वर्ग फुट का था। इसमें 2 शयन कक्ष, एक बैठक का कमरा और दूसरी मंजिल पर एक बालकनी भी थी। लकड़ी के घर में घुसने से पहले ग्रेंसी असंतोष से भरा हुआ था। हालांकि जैसे ही वह घर में घुसा, उसे एक गर्म सुखद खुशबू अपनी नाक में आती हुई महसूस हुई। वह तुरंत तरोताजा हो गया और उसके शरीर की थकान तुरंत दूर हो गई। फिर उसने लकड़ी के घर के भीतरी हिस्से को देखा। इसमें लकड़ी की टाइलों का फर्श था। एक छोटी लकड़ी की मेज थी जिसके चारों ओर कुछ कुर्सियां थीं और एक छोटी सी किताबों की अलमारी थी। वे सब बिल्कुल नए और सावधानी से बनाए गए थे। वादे के मुताबिक कमरा भी बहुत साफ था, एक साधारण बनावट के साथ जो मन को शांत करता था। ग्रेंसी एक सीधा व्यक्ति था। उसने संतुष्टि से कमरे को देखा और आखिरकार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। यह बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि लक्ष्यस ने कुछ मेहनत की है। फर्डिनेंड ने सिर हिलाया। उसने तापमान को स्थिर रखने वाला जादुई घेरा खोज लिया था और वह उसे देख रहा था। फिर उसने तारीफ की। यह जादुई घेरा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का काम है। इसे देखो, यह सोरलन की संरचना लगती है जो कमरे के तापमान को बहुत सटीकता से नियंत्रित कर सकती है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि यह लक्ष्य का विचार था। ग्रेंसी उत्सुकता से आगे बढ़ा। आधे मिनट के बाद दया का भाव एक बार फिर उस पर हावी हो गया। जैसा कि मैं कह रहा था, लक्ष्य को गंभीरता से इस बंजर जमीन का विकास करना बंद कर देना चाहिए और अपने जादू के शोध पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिभा की क्या बर्बादी है। ठीक है बूढ़े, तुमने इसे कई बार दोहराया है। चलो आराम करते हैं। हमें कल जादुई टावर के स्थान के लिए भौगोलिक नोड भी खोजना है। यह तो सच है। जादूगरों का समूह बसने के बाद लक्ष्यस ने एक और अप्रत्याशित मेहमान का स्वागत किया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ग्रीन लीफ मर्चेंट फर्म का मुखिया वाटरऑन था। तुम यहां खुद क्यों आए हो? मुझे तो कैरिडोस के जरिए इस महीने जादुई उपकरण भेज देने चाहिए थे। क्या मैं सही हूं? लक्ष्य हैरान था और उसने उत्सुकता से पूछा। वाटर जोर से हंसा। इस दौरान उसकी व्यापारी फर्म ने बहुत प्रगति की थी और वह बहुत अधिक तरोताजा और अच्छी तरह से तैयार दिख रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि तुम अपने इलाके के विकास में पूरा जोर लगाने की तैयारी कर रहे हो। लक्ष्य हंसा। तुम सच में बहुत जानकार हो। यह सच है। मेरा बंदरगाह लगभग पूरा हो गया है। बंदरगाह के पूरा होने का मतलब था कि समुद्री व्यापार शुरू हो सकता था। समुद्री व्यापार जमीन के व्यापार मार्गों की तुलना में 100 गुना अधिक कुशल था। तब लक्ष्य फर्ड जंगलयन के विकास के लिए समुद्र के जरिए बड़ी मात्रा में संसाधन आयात कर सकता था और उसी तरह अपने सामान का निर्यात भी कर सकता था। यह सब उसकी गणना में था। फिर वाटरसन ने कहा, इस दौरान मैं व्यापार करते हुए कई कुलीनों से मिला हूं। वे सब तुम जो कर रहे हो उसमें बहुत रुचि रखते हैं। यह उनके हर इलाके की खास चीजों की एक सूची है। देखो कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। लक्ष्यमस ने सूची ली और कम से कम 40 प्लांट कुलीनों के नाम देखे। उनमें से कुछ नॉर्टन साम्राज्य से थे जबकि कुछ दक्षिणी राज्यों से थे। उनके नामों के नीचे वे सामग्री और कीमतें थीं जो वे दे रहे थे। उदाहरण के लिए हॉट स्प्रिंग्स शहर के उत्तर में ड्यूक बेवर्ली हॉबी 100 साल से अधिक की लाल बीज की लकड़ी की आपूर्ति कर सकता था। गिरवेंट जंगल्स के पश्चिम से ड्यूक गारलैंड ग्रेनाइट दे सकता था। कई अन्य कुलीन भोजन और पानी देने को तैयार थे।
कुछ तो मजदूरों के लिए गुलामों को भी बेचने को तैयार थे। लक्ष्य उसने ध्यान से सूची देखी और उसे कई चीजें मिली जिनकी उसे जरूरत थी। वह वॉटरस के अवसर की गहरी समझ से प्रभावित हुए बिना नहीं उसने फिर इस सूची को अपनी सचिव को दिया और कहा, वॉटर, यह बहुत मददगार है। हालांकि मैं अपने जादुई टावर के निर्माण में व्यस्त हूं और शायद मैं व्यक्तिगत रूप से इसका प्रभारी नहीं रह पाऊंगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए लुसियन से मिलो। कोई दिक्कत नहीं। ओह, एक और बात। लक्ष्मण को अचानक एक जरूरी बात याद आई और वह बोल उठा। उसके इलाके को नागरिकों की जरूरत थी। उसके कैंप के 60 मील के घेरे में फर्ड जंगल के मूल निवासियों की संख्या केवल 2000 श्मौत थी। यह मजदूरों की संख्या के लिए बहुत कम थी। कृपया जारी रखो, वाटरब्यो ने तुरंत कहा। उसे यह अंदाज था कि यह कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे इलाके को और अधिक मजदूरों और एक बड़ी आबादी की जरूरत है। हालांकि जमीन की स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी अपनी इच्छा से यहां आने के लिए आकर्षित नहीं होता। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वॉटन इस स्थिति को समझ गया था और उसने जारी रखा, तुम्हें गुलामों को खरीदने की जरूरत है? सही कहा, बहुत सारे। क्या तुम्हारे पास कोई संबंध है? लक्ष्य मुस्कुराया और पूछा। वॉटर्स वास्तव में एक चतुर व्यापारी था। उसने उसके साथ काम करने का फैसला करके सही किया था। क्या तुम्हारी इन गुलामों के लिए कोई शर्त है? हो सके तो युवा और मजबूत हों। जाति और लिंग के बारे में क्या? इंसानी जाति सबसे अच्छी होगी। जहां तक लिंग की बात है, हो सके तो आधे आधे। नहीं, पुरुषों की संख्या महिलाओं से थोड़ी ज्यादा हो। मुझे अपने इलाके के विकास के लिए मजदूरों की जरूरत है। मुझे शारीरिक श्रम करने के लिए पुरुषों की जरूरत है। एक और कारण जो आज लक्ष्मण ने नहीं बताया वह यह था कि वह इन गुलामों में से कुछ सैनिकों को भर्ती करने की उम्मीद कर रहा था। वाटर कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर बोला, नॉर्टन साम्राज्य में ज्यादा गुलाम मौजूद नहीं हैं। अगर थे भी तो वे सब डार्क एल्व्स हैं जिन्हें तुम शायद नहीं चाहोगे। हालांकि दक्षिणी मुक्त व्यापार गठबंधन में उनमें से बहुत सारे हैं। राष्ट्रों के बीच अक्सर झगड़ा होता है और इस तरह कई युद्धबंदी बनते हैं जिन्हें आमतौर पर गुलामों के रूप में लिया जाता है। कुलीन शायद उन्हें पैसे के लिए बेचने को तैयार होंगे। मैं तुमसे फिर से संपर्क करूंगा। बहुत धन्यवाद। वॉटर्स एक बहुत ही कुशल व्यक्ति था। सब कुछ पूरा होने के बाद वह तुरंत बातचीत के लिए लुसियन से मिलने के लिए चला गया। फिर लक्ष्य अपने अध्ययन के कमरे में अकेला था। भविष्य के लिए योजना बना रहा था। उसे अपने जादुई टावर का निर्माण करना था, अपने इलाके का विकास करना था और अपने इलाके की आबादी का विस्तार करना था। इसके लिए जरूरी सोने के सिक्के निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होंगे। उसे अपना राजस्व बढ़ाने के और तरीके खोजने थे। शायद अब जादुई विरोधी मिट्टी को बाहर लाने का समय आ गया था। जब ग्रेंसी यह समझ नहीं पा रहा था कि वहां क्या हो रहा था, तो उसके बगल में खड़े एक 4 स्तर के जादूगर ने अचानक एक बात की तरफ इशारा किया। गुरु ग्रेंसी, उसने कहा, क्या आपको खोदी गई मिट्टी में कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ग्रेंसी को यह सवाल दिलचस्प लगा। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठा और अपने हाथ में मिट्टी का एक टुकड़ा लेकर उसे ध्यान से देखा। मिट्टी हरे काले रंग की थी, बहुत चिपचिपी लग रही थी और उसके कण बहुत बारीक थे। जब ग्रेंसी ने उसे सूंघा तो उसे लगा कि उसमें कोई खास गंध नहीं थी। रुको, यहां कुछ अजीब है। हाँ, माना। लगता है यह मिट्टी माना को रोक सकती है। ग्रेंसी ने मिट्टी को नीचे रखा और अपने हाथ साफ किए। फिर उसने अपनी छड़ी निकाली और उसे जमीन पर रखी मिट्टी की ओर इशारा किया। अग्निगोला, उसने मंत्र पढ़ा। जैसे ही अग्निगोला मिट्टी से टकराया, ग्रेंसी को महसूस हुआ कि उसकी जादू की संरचना बाधित हो गई थी। हालांकि उसने अग्निगोले पर अपना नियंत्रण मजबूत किया था, फिर भी वह उसके इरादे से पहले ही फट गया। धमाका। यह कोई बड़ा धमाका नहीं था और आग के तत्व बस चिलचिलाकर गायब हो गए। लेकिन जिस बात ने ग्रेंसी को चौंका दिया वह यह थी कि जमीन पर विस्फोट का कोई निशान नहीं था, यहां तक कि एक छोटा सा गड्ढा भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि ग्रेंसी के अग्निगोले से मिट्टी पर कोई असर नहीं पड़ा। यह उच्च गुणवत्ता वाली जादुई विरोधी मिट्टी है, ग्रेंसी चिल्लाया। अब वह समझ गया था कि हल चलाने वाली जादुई कठपुतली क्यों खराब हो गई थी। जैसे ही वह जमीन जोत रही थी, मिट्टी ने कठपुतली के मुख्य भाग में माना और जादू की संरचना में बाधा डाली थी।
कुछ देर के लिए तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बाधा बढ़ती गई, कठपुतली के शरीर में और भी असामान्यताएं जमा होती गईं, जिससे आखिरकार वह खराब हो गई। हालांकि इस मिट्टी के खास गुणों का अभी तक सावधानीपूर्वक परीक्षण नहीं किया गया था, फिर भी ग्रेंसी जादुई कठपुतली द्वारा जोते गए कम से कम 30 एकड़ के बड़े मैदान को देखकर आह भरे बिना नहीं रह सका। लगता है कि जमीन का यह पूरा टुकड़ा इसी मिट्टी से बना है, उसने सोचा। लक्ष्य को अब अपनी जागीर बनाने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्कों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जादुई विरोधी मिट्टी के कई उपयोग थे। इसका उपयोग मजबूत शहर की दीवारें बनाने, जादुई कठपुतलियां बनाने, जादुई टावर बनाने और ऐसे ही कई कामों में किया जा सकता था। अब से लक्ष्य को बस मिट्टी बेचनी थी और वह खुद के लिए एक बड़ा खजाना कमा पाएगा। इस तरह वह अपनी जागीर का निर्माण बहुत ही कम समय में पूरा कर पाएगा। क्या यह भगवान की योजना हो सकती है? ग्रेंसी ने सोचा। उसे लगा कि लक्ष्य का भाग्य बस बहुत चमत्कारी था। इसके खराब होने के कारणों का पता चलने के बाद ग्रेंसी आसानी से जादुई कठपुतली को ठीक कर सकता था। इसमें कुछ ही आसान कदम थे। उसे बस कठपुतली के खास माना बिंदुओं पर लगी जादुई विरोधी मिट्टी को पोंछना था, फिर उस पर एक सुरक्षात्मक आवरण लगाना था और किसी भी क्षतिग्रस्त जादुई रूढ़ को ठीक करना था। 20 मिनट से भी कम समय में विशाल जादुई कठपुतली बिना किसी परेशानी के अपना काम फिर से शुरू कर सकती थी। एरो, इस मिट्टी में से कुछ कैंप में वापस ले आओ, उसने अपने एक सहायक को निर्देश दिया, और इस घटना की सूचना गुरु लक्ष्य को दो। जी, गुरु ग्रेंसी। 1 घंटे बाद जादूगर मिट्टी के साथ झुलसे हुए टीले पहुंचा। 5 मिनट के भीतर यह हरे काले रंग की मिट्टी लक्ष्य के अध्ययन कक्ष में उसकी मेज पर रख दी गई। गुरु लक्ष्य, एरो ने अपनी आवाज में साफ उत्साह से कहा। गुरु ग्रेंसी ने मुझे बताया था कि इसमें बेहतर जादुई विरोधी गुण हैं। वह इस खोज से उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे जादुई कठपुतली ने इस मिट्टी को पूरे विशाल मैदान में खोदा था। लक्ष्य ने सिर्फ मिट्टी को देखा और उसके हाव भाव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। ऐसा नहीं था कि मिट्टी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी, बल्कि उसे इस खोज की उम्मीद थी। उसने मिट्टी का नमूना लिया और उसे ध्यान से देखने का नाटक किया। फिर वह मुस्कुराया और एरो को सिर हिलाया। यह वाकई अच्छी खबर है, उसने कहा। कम से कम अब हमें जादुई टावर बनाने के लिए दूसरे लोगों से जादुई विरोधी ईंटें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। मुझे डर है कि आपके पास जादुई टावर के लिए जरूरत से बहुत ज्यादा मिट्टी होगी, गुरु लक्ष्य, एरो ने कहा। वह लक्ष्य के शांत स्वभाव की बहुत तारीफ करता था और वह जानता था कि अगर वह लक्ष्य की जगह होता तो वह खुद को शांत नहीं रख पाता। हालांकि एरो का इस जादुई विरोधी मिट्टी से ज्यादा लेना देना नहीं था, फिर भी वह इसकी खोज से बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगा कि उसने अभी अभी एक ऐतिहासिक पल देखा है। हाँ, इस मिट्टी के मैदान के साथ गुरु लक्ष्य अपनी जागीर पर एक शानदार शहर भी बना सकते थे। लक्ष्य ने बस सिर हिलाया। फिर वह अपने मुंशी जोशुआ की तरफ मुड़ा। जाकर कैरिडो को कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसने निर्देश दिया। कैरिडो उसका जादू अधिकारी था और हालांकि उसका असली स्तर ऊंचा नहीं था, फिर भी लक्ष्य को उसकी क्षमताओं पर भरोसा था। वह जानता था कि जो भी काम वह उसे सौंपेगा वह बिना किसी समस्या के सुलझ जाएगा। फिलहाल कैरिडो लुसी और दूसरे भाड़े के सैनिकों की तरह उसका एक महत्वपूर्ण सहायक बन गया था। जब तक मामला जादू से संबंधित था, लक्ष्य हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के इसे कैरिडो को सौंप देता था। थोड़ी देर बाद कैरिडो आ गया। मेरे मालिक, क्या हुआ? उसने पूछा। लक्ष्य ने मेज पर रखे मिट्टी के नमूने की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। उस विशाल जादुई कठपुतली ने उस कीमती चीज को जमीन से खोद कर निकाला है, उसने कैरिडो को बताया। आओ और इसे देखो, यह जादुई विरोधी मिट्टी है। कैरिडो का चेहरा तुरंत खिल उठा। इस पूरे समय वह लक्ष्य के लिए काम कर रहा था और उसने कम समय में कई चीजें देखी और सीखी थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की मिट्टी कितनी मूल्यवान थी। कैरिडो आगे बढ़ा और मिट्टी का ध्यान से निरीक्षण किया। मेरे मालिक, यह एक बेहतरीन उच्च गुणवत्ता वाली जादुई विरोधी मिट्टी है, उसने कहा। यह बहुत उच्च शुद्धता की है। हम इसे जैसा है
वैसा ही 10 सोने के सिक्कों प्रति टन के हिसाब से बेच सकते हैं, या हम इसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलकर 50 सोने के सिक्कों प्रति टन या उससे अधिक में बेच सकते हैं। मेरे मालिक, यह कहाँ मिली थी? मैं वहां जाकर देखना चाहूंगा। ऐसा लगा कि कैरिडो ने अब फर्ड जंगल के मामलों को अपना ही मान लिया था। हालांकि वह अभी भी जादू सीख रहा था, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं अब थोड़ी बदल गई थीं। उसने महसूस किया कि एक जादू अधिकारी के रूप में उसे जादू का सबसे गहरा ज्ञान रखने की जरूरत नहीं थी। उसे जिस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी वह थी लक्ष्य के मामलों और व्यवसाय को ठीक से चलाना। कैरिडो लक्ष्य के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी था, इसलिए उसे यकीन था कि जब तक वह लक्ष्य के जादू अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाएगा, उसका खुद का भविष्य भी उज्जवल होगा। उसे सटीक जगह पता है, लक्ष्य ने कहा, एरो की तरफ इशारा करते हुए। उसके पीछे जाओ। तो चलो, एरो ने उत्साह से कहा। एक बार जब उसने कैरिडो को देख लिया था तो एरो के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद यह जादुई विरोधी मिट्टी चमकने का उसका भी मौका है। एरो की प्रतिभा को केवल औसत से थोड़ा ऊपर माना जा सकता था। वह इस साल 30 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी केवल 2 स्तर का जादूगर था। भविष्य में उसने अनुमान लगाया कि वह ज्यादा से ज्यादा 4 स्तर तक ही पहुंच पाएगा, तो उसे अकादमी में रहकर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? वह बाहर क्यों नहीं आ सकता और प्रतिभाशाली जादूगर लक्ष्य के साथ काम करके एक बेहतर भविष्य क्यों नहीं पा सकता? इस विचार के साथ एरो उत्साह से कैरिडो को उस जगह पर ले गया जहां उन्हें जादुई विरोधी मिट्टी मिली थी। रास्ते में वह कैरिडो से लक्ष्य की जागीर में उसकी भूमिकाओं के बारे में सवाल पूछता रहा। कैरिडो बेवकूफ नहीं था। वह एरो के रवैये से तुरंत समझ गया कि जादूगर के मन में लॉर्ड लक्ष्य के साथ काम करने का विचार था। हालांकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे इससे थोड़ा खतरा भी महसूस हुआ। मुझे लगता है कि मैं अब जादू में अपनी पढ़ाई की उपेक्षा नहीं कर सकता, कैरिडो को एहसास हुआ। जल्द ही और भी जादूगर यहां आकर लॉर्ड लक्ष्य के लिए काम करना चाहेंगे। अगर मैंने अपने कौशल को बेहतर नहीं बनाया तो जल्द ही मुझे लॉर्ड लक्ष्य के कार्यबल में मुख्य पद से बाहर कर दिया जाएगा। तब मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इस विचार के साथ कैरिडो अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गया और जैकर के कैंप की तरफ बढ़ गया। अरे, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, एरो ने कैरिडो के कार्यों से थोड़ा भ्रमित होकर कहा। मुझे पता है, कैरिडो ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि लॉर्ड लक्ष्य मिट्टी की सही मात्रा जानना चाहेंगे, इसलिए हमें सही अनुमान लगाने में मदद के लिए कुछ भाड़े के सैनिकों को खोजने जाना चाहिए। एरो कैरिडो की चतुराई से प्रभावित हुआ। उसके जादुई कौशल मेरे स्तर से कम है, एरो ने सोचा, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा कुशल और व्यवहारिक लगता है। मुझे उससे बहुत कुछ सीखना है। मेरा इंतजार करो, एरो चिल्लाया और उसने अपने कदम तेज किए और कैरिडो से आगे निकलने की कोशिश की। इन विचारों के साथ दोनों लोगों ने स्वाभाविक रूप से अधिक प्रेरित होकर काम किया और इस तरह उन्होंने काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया। 7 घंटे बाद जादुई विरोधी मिट्टी के बारे में एक प्रारंभिक रिपोर्ट लक्ष्य की मेज पर रखी गई। मेरे मालिक, कैरिडो ने साफ उत्साह से कहा, हमारे प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जादुई विरोधी मिट्टी वाले मैदान का क्षेत्रफल लगभग 2000 एकड़ है और इसकी औसत गहराई 100 फुट से अधिक है। हम सबसे गहरी सीमा तक नहीं पहुंच पाए जहां मिट्टी मिल सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से 200 फुट से अधिक है। जादुई विरोधी मिट्टी के कुल वजन का सबसे कम अनुमान लगभग 7 करोड़ टन था। 7 करोड़ टन कोई बुरी संख्या नहीं थी। अगर इस खोज की खबर पूरे साम्राज्य में फैल जाती तो जादुई विरोधी मिट्टी की कीमत शायद बहुत कम हो जाती और शायद पत्ता गोभी के बराबर कीमत पर बेची जाती। लेकिन फिर भी भले ही कीमत कुछ चांदी के सिक्कों प्रति टन तक गिर जाती, लक्ष्य फिर भी जादुई विरोधी मिट्टी से काफी कमाई कर पाता। एक व्यक्ति के नजरिए से ये संख्याएं बड़ी और प्रभावशाली लग सकती थीं, लेकिन लक्ष्य का मुख्य लक्ष्य एक जादुई राजधानी बनाना था जहां जादू से संबंधित सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उस स्थिति में उसे अभी भी बहुत अधिक सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। अगर ऐसा है, लक्ष्य ने कहा, लूसी के साथ काम करो और एक खोज दल बनाओ। उसने मिट्टी को खोदने और उसे जैसा है वैसा ही बेचने का फैसला किया। फिलहाल
उसके पास अभी भी लगभग 70,000 सोने के सिक्के बचे थे, लेकिन उसकी जागीर पर निर्माण तेजी से चल रहा था और उसके सोने के सिक्के खतरनाक दर से खत्म हो रहे थे। अब उसे जल्द से जल्द आय का एक स्थिर स्रोत खोजना था। जी मेरे मालिक, कैरिडो ने जवाब दिया, मैं इसे तुरंत देखता हूं। फिर वह तुरंत कमरे से बाहर भागा और सीधे काम पर चला गया। लक्ष्य अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। वह बिल्कुल भी मिट्टी के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वह उस गायरोमैग्नेटिक लोहा के बारे में सोच रहा था जो उसे समुद्र में मिला था। गायरोमैग्नेटिक लोहा भी आय का एक अच्छा स्रोत होगा, लक्ष्य ने सोचा। दुर्भाग्य से वह द्वीप मेरी जागीर के इलाके में नहीं है। एक बार जब मैं यहां सब कुछ सुलझा लेता हूं तो मुझे एक नौसेना टुकड़ी बनानी होगी और उस द्वीप पर कब्जा करना होगा। वैसे भी और सोने के सिक्के कमाने में कोई बुराई नहीं थी।